रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हमेशा रूस के साथ रहा है और भविष्य में भी रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के मजबूत मैत्री संबंधों का उल्लेख किया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के विभिन्न पक्षों पर बातचीत की। श्री सिंह ने दोनों देशों के बीच साझेदारी और समन्वित प्रयासों से महत्वपूर्ण परिणाम हासिल होने की आशा व्यक्त की। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव के साथ सेना और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। श्री सिंह ने कहा कि भारत और रूस के संबंध बहुत ही सशक्त हैं और दोनों देशों ने विशिष्ट रणनीतिक भागीदारी के दायित्व निभाए हैं। श्री सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्राओं से ये संबंध और भी सुदृढ़ हुए हैं। सरकार ने सीरिया में हाल के घटनाक्रम के बाद वहां से 75 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें जम्मू कश्मीर के 44 जायरीन भी शामिल हैं जो सैदा जैनब में फंसे थे। इन सभी भारतीय नागरिकों को लेबनान पहुंचाया गया है जहां से वे भारत लौटेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दमिश्क और बेरूत में भारतीय दूतावासों के समन्वित प्रयासों से सुरक्षित निकासी संभव हुई। सीरिया में भारतीय नागरिकों ने सरकार से उन्हें सुरक्षित निकालने का अनुरोध किया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इस बीच इजराइल के लड़ाकू विमानों ने कल सीरिया के सैन्य ठिकानों और कथित रूप से रासायनिक हथियार विनिर्माण अनुसंधान केंद्र पर कई हमले किए। सीरिया में मोहम्मद अल बशीर को अंतरिम सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। टेलीविजन पर एक बयान में श्री बशीर ने कहा कि वे अगले वर्ष 1 मार्च तक अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगे। उन्हें कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाने वाले विद्रोहियों का समर्थन प्राप्त है। दमिश्क में 12 दिनों की आक्रामक कार्रवाई के पहले अल बशीर ने विद्रोहियों की मुक्ति सरकार का संचालन किया था। चीन ने हांगकांग के मामलों में हस्तक्षेप पर अमेरिका के कर्मचारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकार के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की अमेरिका की घोषणा के जवाब में ये फैसला किया गया है। चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने बीजिंग में कल ये घोषणा की। माओ निंग ने कहा कि अमेरिका ने चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारित मानकों का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस वर्ष जमीनी स्तर पर शासन और सामुदायिक विकास की व्यापक उपलब्धियों को दर्शाते हुए विभिन्न श्रेणियों में कुल 45 व्यक्तियों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। समारोह के दौरान पंचायती राज मंत्री पुरस्कार विजेता पंचायतों की नवाचारी और प्रभावी कार्य प्रणालियों पर एक पुस्तिका का अनावरण करेंगे। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि इन पुरस्कारों का उद्देश्य अन्य पंचायतों को श्रेष्ठ कार्य प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित करना और ग्रामीण भारत के समग्र विकास में योगदान देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अपने आवास पर महान तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारती की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह जारी करेंगे। श्री भारती के लेखन ने लोगों में देशभक्ति की भावना और भारतीय संस्कृति तथा देश की आध्यात्मिक विरासत को आम लोगों तक पहुंचाया। उनकी संपूर्ण रचनाओं का 23 खंडों का संग्रह सीनी विश्वनाथन द्वारा संकलित और संपादित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के फाइनल में युवा नवाचारियों से बातचीत करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देश के 51 केंद्रों में आयोजित इस 7वें हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। फाइनल में विद्यार्थियों की 1300 से अधिक टीमें भाग लेंगी। हैदराबाद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद और वर्धमान इंजीनियरिंग कॉलेज कुछ ही देर में शुरू हो रहे 7वें स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले की मेजबानी कर रहे हैं। देश भर के 57 टीम के लगभग 400 भागीदार हैकाथॉन के 36 घंटे लंबे सॉफ्टवेयर सत्र में शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी श्रीनगर आज सुबह शुरू हो रहे 2 दिन के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले की मेजबानी कर रहा है। एनआईटी श्रीनगर में ग्रैंड फिनाले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और 1 घंटे का उद्घाटन सत्र आज सुबह शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में आज गीता जयंती पर गीता पाठ का विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंतर्गत पहली बार 5,000 से अधिक आचार्य श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग का पाठ करेंगे। मध्य प्रदेश में आज से अगले वर्ष 26 जनवरी तक मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की लाभार्थी केंद्रित योजनाओं से लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। बृहन मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन उपक्रम बेस्ट ने पूर्वी मुंबई के उपनगरीय क्षेत्र कुर्ला में हुई बस दुर्घटना की जांच के लिए 4 सदस्यों की समिति गठित की है। समिति जांच में हादसे के पीछे के कारणों का पता लगाएगी। सोमवार शाम को हुई बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई थी और 42 घायल हैं। वर्ल्ड स्क्वैश टीम चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे हांगकांग में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने कल इटली को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया से होगा। यह मैच दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। उधर फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश आज सिंगापुर में मौजूदा चैंपियन डिंग लीजेन के साथ 13वीं बाजी खेलेंगे। यह मुकाबला दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। क्रिकेट की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक दिवसीय महिला क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज पर्थ में खेला जाएगा। मैच सुबह 9:50 से शुरू होगा। वहीं बैडमिंटन में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय महिला जोड़ी आज से चीन के हांगचाओ में शुरू हो रहे BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में देश का प्रतिनिधित्व करेगी। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, कराईकल, पुदुचेरी, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा के कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि देश के पश्चिमोत्तर, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज सुबह हल्का कोहरा छाया रहा और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इस बीच दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज सुबह 6 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 210 के स्तर पर दर्ज किया गया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव आज के सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पहली बार सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, 60 सांसदों ने किए दस्तखत। वहीं नवभारत टाइम्स ने विपक्ष के नोटिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बयान को दिया है। कांग्रेस नेतृत्व और अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस की साठगांठ के खुलासे से विपक्ष बौखलाया। पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी की 2,565 करोड़ की संपत्ति बेची जाएगी। राजस्थान पत्रिका के अनुसार विशेष PMLA अदालत ने दी अनुमति। विश्वविद्यालय दाखिलों में पेशेवर अनुभव को मिलेगी तरजीह। राष्ट्रीय सहारा ने इसे बॉक्स में देते हुए लिखा है, अब कार्य अनुभव का लाभ विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में दाखिले के समय आएगा काम। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। हिंदुस्तान के अनुसार उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को कार्रवाई के लिए दिए निर्देश।